हेलो फ्रेंड्स, ये रिसर्च मेथोडोलॉजी यानी रिसर्च एप्टीट्यूड की ही वीडियो है। रिसर्च एप्टीट्यूड के इतने सारे क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं और क्वेश्चन को इस तरह से फ्रेम किया गया है जैसे आपके एमफिल पीएचडी के एंट्रेंस में या फिर आपके नेट के जर्नल पेपर में, एजुकेशन के 09 नेट के जो मेन पेपर होता है एजुकेशन का, उसमें जिस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी तरह से इसके क्वेश्चन को जो है हमने डिजाइन किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सारे के सारे एमसीक्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन फर्स्ट आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। कोरिलेशन कोफिशिएंट का इम्पोर्टेंस क्या है? ऑप्शंस है, द फैक्ट दैट देयर इज लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द कोरिलेटेड वेरिएबल। ये फैक्ट ये कहता है कि ये लीनियर रिलेशनशिप है कोरिलेटेड वेरिएबल के बीच में। या फिर कहता है द फैक्ट दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैलिड मेजर है किसका? एजुकेशन का। या फिर ये कहता है ऑप्शन सी, द फैक्ट that it allow one to determine the degree or strength of the association between two variable. The fact that it is a non-parametric method है statistical analysis का। तो इसमें इम्पोर्टेंस पूछी गई है कोरिलेशन कोफिशिएंट की, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट होगा कि ये क्या कहता है, द फैक्ट दैट इट अलाउ वन टू डिटरमाइन डिग्री और स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू वेरिएबल। ये डिग्री और स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करता है और एसोसिएशन देखता है दो वेरिएबल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच विल बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड है स्टैटिकल एनालिसिस का। अगर एक रिसर्चर चाहता है हाउ मच कंट्रीब्यूशन ए जेआरएफ टेस्ट मेक्स टू द ओवरऑल सक्सेस ऑफ द कैंडिडेट। ऑप्शंस आपके सामने है, एफ टेस्ट, लीनियर रिग्रेशन मेथड, टी टेस्ट और प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लीनियर रिग्रेशन मेथड। ये क्या कहता है, जो लीनियर रिग्रेशन मेथड है वो जो कंट्रीब्यूशन देखना है ओवरऑल सक्सेस का, तो ये उसको क्या करता है, स्टैटिकल टेस्ट उसको मेजर करता है। लीनियर रिग्रेशन क्या होती है? लीनियर रिग्रेशन होती है, इसको नए डाटा के लिए रिसर्च में यूज किया जाता है। लीनियर रिग्रेशन को ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप बनाने के लिए अटेम्प्ट करता है। जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट तो रिलेशनशिप फाइंड आउट करने की कोशिश करता है, और जो लीनियर रिग्रेशन है ये क्या करता है, रिलेशनशिप को बनाने के लिए अटेम्प्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज द वैलिडिटी ऑफ ए साइकोलॉजिकल टेस्ट मीन। साइकोलॉजिकल टेस्ट की वैलिडिटी का अर्थ क्या होता है? द टेस्ट मेजर करता है सर्टेन प्रीडिटरमाइंड वैल्यू को, या फिर टेस्ट मेजर करता है समथिंग कंसिस्टिंग, या फिर टेस्ट मेजर करता है पर्पज टू मेजर, या फिर टेस्ट यील्ड करता है सम स्कोर, जो स्कोर जो है स्टेबल है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे सी। करेक्ट ऑप्शन क्या है आपका? सी, कि टेस्ट मेजर करता है पर्पज टू मेजर, कि जिसको इसको मेजर करना चाहिए उसी चीज को ये मेजर करता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट की वैलिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच इज द मोस्ट ऑब्जेक्टिव साइकोलॉजिकल टूल। ऑप्शंस हैं, टीमैथिक एप्रिसिएशन टेस्ट, रोसर्स टेस्ट, या फिर इंटरव्यूज, या फिर इंटेलिजेंसी टेस्ट। तो करेक्ट आंसर होगा इंटेलिजेंसी टेस्ट। वैसे बेसिकली इंटेलिजेंसी टेस्ट जो है क्या होता है, जो इंटेलिजेंसी टेस्ट होता है इसके अंदर जो काफी सारी चीजें हैं, इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट भी बोलते हैं। इंटेलिजेंसी टेस्ट को क्या बोलते हैं, इसको साइकोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। और ये क्या करता है, इसके अंदर काफी सारे टास्क होते हैं इंटेलिजेंसी टेस्ट के अंदर, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि ये टास्क की एक सीरीज होता है जिसको नई सिचुएशन में सीखने के लिए डिजाइन किया जाता है। वो जो टास्क होते हैं उनको नई सिचुएशन में सीखने के लिए डिजाइन किया जाता है। इंटेलिजेंसी टेस्ट क्या होता है, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सेट ऑफ क्वेश्चन आस्क्ड एंड फिल्ड इन बाय द इंटरव्यूअर इन ए फेस टू फेस सिचुएशन। काफी सारे क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और भरे जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा फेस टू फेस सिचुएशन में विद अनदर पर्सन इज कॉल्ड, दूसरे पर्सन से। तो उसको क्या कहते हैं? ए शेड्यूल, ए चेकलिस्ट, ए क्वेश्चनेयर, एन ओपनएयर। तो इसको कहते हैं चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है, काफी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और भरवाए जाते हैं इंटरव्यूअर के द्वारा फेस टू फेस सिचुएशन के अंदर, तो वो क्या होती है, चेकलिस्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज टाइप 1 एरर इंक्रीज। टाइप 1 एरर कब इंक्रीज होती है? व्हेन अल्फा लेवल डिक्रीजेस, जब अल्फा लेवल डिक्रीज होता है, या फिर जब अल्फा लेवल इंक्रीज होता है, या सैंपल साइज इंक्रीज होता है, या फिर सैंपल साइज डिक्रीज होता है। तो टाइप 1 एरर जो है इंक्रीज होती है जब अल्फा लेवल डिक्रीज होता है।
इसको बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये क्वेश्चन में इनमें से जो है, इन क्वेश्चन में से एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सैम्पलिंग रिजल्ट्स इनटू, सैम्पलिंग का रिजल्ट इसमें होता है ग्रेटर एक्यूरेसी में होता है, रिड्यूस्ड कॉस्ट और आइटम में होता है, या फिर एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल करता है, या फिर हाई प्रिसीजन होता है। तो ये जो होता है सैम्पलिंग का रिजल्ट वो होता है रिड्यूस्ड कॉस्ट एंड आइटम। और साथ ही बात कर लेते हैं एक्सटर्नल वेरिएबल की। एक्सटर्नल वेरिएबल क्या होते हैं? एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं अनवांटेड फैक्टर होता है ये रिसर्च स्टडी के अंदर, और जो रिसर्च की इंटरनल और एक्सटर्नल जो वैलिडिटी होती है ये दोनों को क्या करता है? चैलेंज करता है। और रेंडमाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा जो एक्सटर्नल वेरिएबल को कंट्रोल किया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो एक्सटर्नल वेरिएबल होते हैं उसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। इसको रिड्यूस तो नहीं, सॉरी, इसको रिमूव तो नहीं किया जा सकता, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बट इसको रिड्यूस किया जा सकता है किससे? रेंडमाइजेशन की प्रोसेस से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सर्वे मेथड ऑफ रिसर्च? सबसे ज्यादा जो इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक सर्वे मेथड का रिसर्च का वो क्या होता है? It relies on a small sample. It studies characteristic of a group instead of an individual. या फिर aim at developing some theory or the scientific law. It focuses on studying the cause-effect relationship between variables. जल्दी से इसका आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा कि जो सर्वे स्टडी होती है उसमें क्या किया जाता है? सर्वे स्टडी का जो सबसे ज्यादा अच्छा कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इसके अंदर पूछा गया है। तो बेसिकली सर्वे रिसर्च क्या होती है? सर्वे स्टडी के अंदर जो सर्वे स्टडी तो एक ऐसे डेटा का कलेक्शन होती है जो लोगों के द्वारा, कागजों के द्वारा और ऑनलाइन माध्यम से कलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पे बताना है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ये क्या होगा। ये क्या करती है? इट स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ग्रुप इंस्टेड ऑफ एन इंडिविजुअल। ग्रुप को स्टडी करती है ना कि किसी इंडिविजुअल को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है What consideration a rating procedure involve? Options है the trade to be rated, the continuum on which rating is to be done, the person who will do rating की कौन जो है व्यक्ति है यहाँ पे रेट करेगा, या फिर all of these। जो रेटिंग प्रोसीजर उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है? इसमें सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व होती है कि जो रेट है उसको रेट किया जाना है, कॉन्टिन्यूम क्या है रेटिंग के अंदर, और जो है पर्सन है जो कौन इसकी रेटिंग करेगा। सारी की सारी चीजें इसमें रेटिंग प्रोसीजर में इन्वॉल्व करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टू विच आर द कंसेप्ट ऑफ इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म एसोसिएटेड? जो इंटरनल और जो एक्सटर्नल जो क्रिटिसिज्म होता है ये किससे एसोसिएट है? ऑप्शंस है वैलिडिटी ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, डिजाइन ऑफ रिसर्च, या फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, हिस्टोरिकल रिसर्च और लिटरेरी रिसर्च। तो करेक्ट आंसर होगा हिस्टोरिकल रिसर्च। वैसे जो इंटरनल एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म होते हैं ये हिस्टोरिकल रिसर्च के अंदर होते हैं, और ये दो टाइप के होते हैं। और हिस्टोरिकल जो एविडेंस होते हैं उनसे, हिस्टोरिकल डाटा से जो है क्रिटिसिज्म की प्रोसेस के द्वारा अलग किया जाता है, इनकी ड्राइव किया जाता है हिस्टोरिकल एविडेंसेस को। और ये क्रिटिसिज्म जो अभी इसमें आए हैं इंटरनल और एक्सटर्नल क्रिटिसिज्म, ये दो टाइप के होते हैं। और जो एक्सटर्नल जो क्रिटिसिज्म होता है उसको लोअर क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, और जो इंटरनल क्रिटिसिज्म होता है उसके अंदर सोर्स की कॉम्पिटेंसी की और होनेस्टी की जांच की जाती है। इंटरनल क्रिटिसिज्म के अंदर क्या होता है? सोर्स की कॉम्पिटेंसी और होनेस्टी की जांच की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट इज अनडिजायरेबल ऑन द पार्ट ऑफ रिसर्चर। कौन सी चीज जो है रिसर्चर के पार्ट के अंदर क्या है? अनडिजायरेबल है। टू प्रेजेंट ए रिसर्च रिपोर्ट बेस्ड ऑन इन्वेस्टिगेटर ऑन आइडिया। एक ऐसी रिसर्च रिपोर्ट प्रेजेंट करना जो इन्वेस्टिगेटर के खुद के आइडिया के ऊपर और खुद के वर्ड में लिखी गई हो, या फिर स्ट्रिगलिंग करे लॉट ऑफ कोटेशन को, काफी सारे जो कोटेशन होती है किसी किसी के कोटेशन उनको एक साथ इकट्ठी कर दे, या फिर गेटिंग द फुल मीनिंग आउट ऑफ अथर्स आइडिया एंड प्रिफ्रेजिंग दैम इन हिज ओन लैंग्वेज, और अपनी लैंग्वेज में उसको फ्रेज करे अथर्स के आइडिया को जाने बिना। नेक्स्ट कहता है कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन रिटन मटेरियल। रिटन मटेरियल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करे और इलिमिनेट करे अनएसेंशियल डिटेल्स को। तो करेक्ट आंसर होगा स्ट्रिगलिंग लॉट ऑफ कोटेशंस टुगेदर। ये अनडिजायरेबल है पार्ट ऑफ रिसर्चर की तरफ से कि काफी सारे कोटेशंस को एक साथ बाइंड अप करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द पर्पज ऑफ
थ्योरी बिल्डिंग। थ्योरी बिल्डिंग का पर्पज क्या है? अप्लाइड रिसर्च, एक्शन रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च या फिर सर्वे रिसर्च। यहाँ पे पूछा गया है कि थ्योरी बिल्डिंग का अर्थ क्या है। तो थ्योरी बिल्डिंग का क्या है? फंडामेंटल जो रिसर्च होती है उसके अंदर थ्योरी बिल्ड की जाती है। जो फंडामेंटल रिसर्च होती है इसको बेसिक रिसर्च या प्योर रिसर्च भी कहते हैं। और जो सर्वे रिसर्च होती है इसमें बता कि जो ऐसे डाटा कलेक्शन था जो लोगों से, कागजों से, ऑनलाइन माध्यम से कलेक्ट किया जाता है, और इसको प्राइमरी डाटा भी कहते हैं, प्राइमरी रिसर्च भी इसको कहते हैं, सर्वे रिसर्च को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फाइंडिंग ऑफ ए रिसर्च हैव प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन, किसी रिसर्च की फाइंडिंग प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन रखती है और इम्प्रूव करती है एजुकेशन के पैटर्न को, तो इसको क्या कहते हैं? प्योर रिसर्च होगी, अप्लाइड होगी, डिस्क्रिप्टिव होगी, एक्सपेरिमेंटल होगी। क्या होगी ये? अप्लाइड रिसर्च। कौन सी रिसर्च होगी ये? अप्लाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द स्पॉट रिसर्च एम्ड एट द सॉल्यूशन ऑफ एन इमीडिएट प्रॉब्लम इज कॉल्ड। ऑन द स्पॉट रिसर्च का जो एम होता है सॉल्यूशन कर इमीडिएट प्रॉब्लम का, उस रिसर्च को क्या कहते हैं? जो ऑन द स्पॉट जो है प्रॉब्लम को सोल्व करती है। सर्वे रिसर्च, फंडामेंटल रिसर्च, एक्शन रिसर्च या फिर प्योर रिसर्च, तो वो होती है एक्शन रिसर्च। एक्शन रिसर्च के अंदर क्या था? इमीडिएट प्रॉब्लम को या फिर ऑन द स्पॉट प्रॉब्लम को सोल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, रिसर्च कंसर्न विद द डेरिवेशन ऑफ जर्नलाइजेशन ऑफ ब्रॉड एप्लीकेबिलिटी एंड ओनली सेकेंडली विद एनी प्रैक्टिकल वैल्यू इज कॉल्ड। ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पे हैं, अप्लाइड रिसर्च, फंडामेंटल, एक्शन और प्रैक्टिकल रिसर्च। तो इसको कहते हैं फंडामेंटल रिसर्च। कि रिसर्च है, जर्नलाइजेशन करती है। ये कई बार पूछ भी जाता है कि कौन सी रिसर्च के अंदर जर्नलाइजेशन किया जाता है, तो जर्नलाइजेशन किस में किया जाता है? फंडामेंटल रिसर्च में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेवेंट टू एनालिसिस ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम। कौन सी चीज रिलेवेंट नहीं है जब रिसर्च प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं? आइसोलेटिंग द वेरिएबल, वेरिएबल को आइसोलेट करना, दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, एंड क्लैरिफाइंग करना उनकी रिलेशनशिप को, या फिर अक्यूमुलेट करना फैक्ट को जो प्रॉब्लम के अंदर क्या है? रिलेट है, या फिर अटेंड करना सेमिनार या रिसर्च मेथोडोलॉजी के ऊपर, या फिर प्रपोजिंग करना वेरियस रिलेवेंट एक्सप्लेनेशंस को, हाइपोथेसिस को फॉर कॉज ऑफ डिफिकल्टी के लिए। यहाँ पे जो चीज पूछी गई वो नॉट रिलेवेंट पूछी गई है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़े कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे सारी की सारी चीजें क्या है? रिलेवेंट लगती हैं। तो नॉट रिलेवेंट कौन सी लग रही है? यहाँ पे लग रही है कि अटेंडिंग सेमिनार ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी। सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी पे सेमिनार अटेंड कर लेने से जो है रिसर्च की जो प्रॉब्लम्स को एनालाइज नहीं किया जा सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू विच एस्पेक्ट आर रिलेटेड क्वेश्चनिंग अजम्पशन अंडरलाइंग द प्रॉब्लम। ऑप्शंस है, आइडेंटिफाइंग करे प्रॉब्लम को, डिफाइन करे प्रॉब्लम को, या एनालाइजिंग करे, या फिर स्टेटिंग द प्रॉब्लम। तो ये होगा एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, व्हाट डज डिस्क्रिप्शन ऑफ द रिसर्च प्रॉब्लम नॉट इंक्लूड। जो रिसर्च प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन कौन सी इंक्लूड नहीं करती? ये है बैकग्राउंड स्टडी के अंदर नहीं होती रिसर्च प्रॉब्लम इंक्लूड, या फिर थ्योरी ऑन विच इट इज बेस्ड, जिस थ्योरी के ऊपर ये बेस है, या फिर अंजप्शन इसके अंदर जितनी है, या फिर रिव्यू ऑफ द रिसर्च डन। तो किसके अंदर रिसर्च प्रॉब्लम की डिस्क्रिप्शन इंक्लूड नहीं होती? वो नहीं होती रिव्यू ऑफ द रिसर्च डन। जो रिव्यू किया हमने उसके अंदर जो है डिस्क्रिप्शन प्रॉब्लम की नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट हेल्पफुल इन टू लोकेटिंग एंड एनालाइजिंग प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को एनालाइज करने के लिए और लोकेट जो लिस्ट हेल्पफुल है वो कौन सी चीज है? एक्सप्लोरिंग द लिटरेचर, लिटरेचर की सर्च करना इन एरिया ऑफ इंटरेस्ट, जिस इंटरेस्टेड एरिया के अंदर आप रिसर्च करना चाहते हैं, या फिर डिस्कस करना रिसर्च गाइड के साथ, या फिर एग्जामिन करना हर दिन जो एक्सपीरियंस आपने गैदर किया है, या फिर जो क्रिटिकल एनालिसिस करना एग्जिस्टिंग थ्योरी और प्रैक्टिसेस के साथ। तो लिस्ट हेल्पफुल होगा एग्जामिनिंग एवरीडे एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, to find out the relationship between intelligence and achievement after eliminating the effect of motivation an investigator should use। कहता है कि आपने रिलेशनशिप फाइंड आउट करनी है इंटेलिजेंस और अचीवमेंट के बीच, और क्या करना है? ये रिलेशनशिप कब फाइंड आउट करनी है आपने? एलिमिनेटिंग द इफेक्ट ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के फैक्टर को एलिमिनेट करने के बाद। तो इन्वेस्टिगेटर को क्या करना चाहिए?
R123 इस फॉर्मूले का यूज करना चाहिए, या फिर R यहाँ पे ब्रैकेट आएगा, ब्रैकेट नहीं लगी हुई तो यहाँ पे जो है यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा लेना ऐसे, यहाँ पे ऐसे ब्रैकेट लगेगी, फॉर्मूला होता है रिसर्च के अंदर। और नेक्स्ट ऑप्शन है आपका C RXY या फिर D RBIS। कभी बाद में हम जो है इस फॉर्मूले को डिटेल से करेंगे, R123 ये फॉर्मूला क्या होता है और ये चीजें क्या होती है इसके अंदर। तो करेक्ट आंसर होगा इसका R123। इस इन्वेस्टिगेटर क्या है इसी चीज का यूज करेगा जब उसको रिलेशनशिप देखनी है इंटेलिजेंस और अचीवमेंट के अंदर, और साथ में जो मोटिवेशन के इफेक्ट को उसने एलिमिनेट करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा द कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल इन विच द इफेक्ट ऑफ सम अदर वेरिएबल और वेरिएबल ऑन देयर रिलेशनशिप इज कंट्रोल इज कॉल्ड। कोरिलेशन जो है टू वेरिएबल के बीच में है और इफेक्ट देखना है कुछ अदर वेरिएबल का, रिलेशनशिप के को कंट्रोल करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? कंटीजेंसी कोफिशिएंट कोरिलेशन का कहते हैं, या फिर मल्टीपल कोरिलेशन होती है, या पार्शियल होती है, या फिर प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन होती है। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है, इन ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है वो होगा बी। किसका यूज करेंगे? मल्टीपल कोरिलेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है व्हाट इज द नेचर ऑफ स्टेटमेंट? That experimental generalization are statistical inference. They can only attain a degree of probability somewhere along a continuum between truth and falsity. ऑप्शन है not wholly true, incorrect entirely, या फिर none of these। ये जो ऊपर स्टेटमेंट दी गई है एक्सपेरिमेंटल जर्नलाइजेशन के बारे में और स्टैटिस्टिकल इन्फेरेंस के बारे में, कहता है कि ये कुछ डिग्री जो है प्रोबेबिलिटी की अटेन करती है कहीं से, साथ ही साथ क्या है ट्रूथ और फॉल्सिटी को भी जो है लेके चलती है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे होली ट्रू, कि ये स्टेटमेंट क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट। नॉन पैरामीट्रिक जो स्टैटिस्टिकल टेस्ट होता है उसका एडवांटेज कौन सा नहीं है? They can be used when data are in the format of rank or category, या फिर they can be used in situation where parametric tests are applicable. They yield statement of exact probabilities irrespective of the shape of the population distribution, या फिर they are less powerful than the parametric test। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, कि वे ऐसे स्टेटमेंट को यील्ड करती हैं जो एग्जैक्ट जो प्रोबेबिलिटी होती है रिस्पेक्टिव ऑफ शेप ऑफ द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन की शेप की बजाय जो एग्जैक्ट प्रोबेबिलिटी की जो स्टेटमेंट होती है उनको यील्ड करती है। इनको ये क्या करती है, ये एडवांटेज इसका नहीं है। बाकी सारे के सारे क्या है जो नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल टेस्ट है उसके एडवांटेज है, बट ये वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है एनोवा डज नॉट अज्यूम दैट। एनोवा क्या अज्यूम नहीं करता द ट्रीटमेंट ग्रुप आर सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, या फिर जो एडजस्टेड स्कोर है विद इन ग्रुप के अंदर और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर होता है, या जो ट्रीटमेंट ग्रुप है वो होमोजीनियस हो, या फिर ट्रीटमेंट ग्रुप क्या हो ड्रान हो लार्जर पॉपुलेशन से। अगर आपने क्वालिटेटिव रिसर्च अगर आपने क्वांटिटेटिव रिसर्च की है तो आपको एनोवा के बारे में अच्छे से पता होगा। और चलिए इसका करेक्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं। इसका आंसर क्या होगा, वो होगा ऑप्शन सी, कि जो एनोवा है ऊपर की सारी चीजें इसमें अज्यूम की जाती है, बट ये जो ट्रीटमेंट ग्रुप लार्जर पॉपुलेशन से ले जाता है ये एनोवा के अंदर अज्यूम नहीं। Some activity described as research, like some MAd and PhD dissertations, should not be so designed because they just describe something and do not explain anything। कहता है कि ये जो एमफिल और पीएचडी की डिग्री के अंदर जो रिसर्च होती है वो क्या करती है, वो डिस्क्राइब करती कुछ चीजों को और ज्यादा जो है एक्सप्लेन नहीं करती, या फिर कंपाइल करती इन्फॉर्मेशन को जो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये नॉलेज के अंदर कुछ ज्यादा नया ऐड नहीं करती, या फिर इन्फॉर्मेशन के अंदर कलेक्ट की जाती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, या फिर रिसर्च जो कंडक्ट की जाती है वो क्लासीफाई करती है इनटू एनी स्टैंडर्ड टाइप ऑफ रिसर्च। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका होगा ऑप्शन सी, कि जो इन्फॉर्मेशन में कलेक्ट करते हैं उनकी कोई वैल्यू नहीं होती, बाकी सारी की सारी चीजें क्या है इसके अंदर होती हैं। इसमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। इसके अंदर शुड नॉट बी सो डेजिग्नेटेड बिकॉज लिखा गया है। अगर इसमें शुड भी होता तो क्या होता, इसमें ये जो द इन्फॉर्मेशन दे कलेक्ट इज ऑफ नो वैल्यू को हटा करके बाकी सारे ऑप्शन होते और इनमें ऑल ऑफ दी वो इसका आंसर होता।
थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करना। और आपको जो है आपके कितने क्वेश्चन ठीक है इनमें से आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। और वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।